नमस्कार। आज हम बीकॉम भाग 1 समूह 2 के प्रश्न पत्र 2 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अर्थात व्यावसायिक नियमन रूपरेखा के इकाई 1 व्याख्यान 3 पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शोभित वाजपेयी, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, आपके सामने इस संबंध में जानकारी, सूचनाएं और तथ्य प्रस्तुत करूंगा। आज के हमारे इस व्याख्यान के 2 हिस्से हैं, जिसमें पहले हिस्से में हम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति पर चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 से धारा 22 के बीच किया गया है, तथा दूसरे हिस्से में वैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे, जिसका वर्णन भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 से 25 के बीच किया गया है। पहला हिस्सा इस व्याख्यान का, जिसमें हम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के बारे में चर्चा करेंगे, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान दिए गए हैं उसके मुताबिक पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के लिए यह आवश्यक होता है कि एक ठहराव के न्याय सम्मत होने के लिए यह आवश्यक है कि वह पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से निर्मित हो। यदि सहमति स्वतंत्र नहीं है तो उस पक्षकार की इच्छा पर जिसकी सहमति स्वतंत्र नहीं होती, ऐसे ठहराव व्यर्थ नहीं होते हैं। धारा 13 के इस संबंध में और स्पष्ट किया गया है कि सहमति क्या है। 2 या अधिक पक्षकारों की सहमति उस समय मानी जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। धारा 14 में पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति के संबंध में और भी स्पष्ट कहा गया है। इस धारा के अनुसार पक्षकारों के मध्य सहमति तब स्वतंत्र मानी जाती है जबकि वह उत्पीड़न या बल प्रयोग, दूसरा अनुचित प्रभाव, तीसरा कपट या धोखा, चौथा मिथ्या वर्णन और पांचवा गलती से प्रभावित न हो। यदि इन पांचों में से किसी भी एक तथ्य से उसकी सहमति प्रभावित है तो यह माना जाएगा कि उस पक्षकार की सहमति स्वतंत्र नहीं है। अब इन पांचों में से जो पहला है वह है उत्पीड़न या बल प्रयोग, जिसका भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 15 में व्याख्या की गई है। इसके अनुसार उत्पीड़न या बल प्रयोग की परिभाषा इस तरह दी गई है कि किसी व्यक्ति को ठहराव के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से कोई ऐसा कार्य करना या ऐसा कार्य करने की धमकी देना जो कि भारतीय दंड विधान में वर्जित है, अथवा किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेना या उस संपत्ति को रोकने की धमकी देना, ये सभी उत्पीड़न या बल प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। इस संबंध में एक न्यायिक प्रकरण रंगनायकम्मा बनाम अलवर सिट्टी का बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकरण में एक महिला जिसके कोई वारिस नहीं था, उसके पति की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार के ठीक पूर्व रिश्तेदारों के द्वारा इस बात का जोर डाला गया कि वह एक लड़के को गोद ले, अन्यथा उसके पति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उस विधवा ने ऐसा किया। बाद में वह न्यायालय की शरण में जाती है और उसके द्वारा दी गई ऐसी सहमति को शून्य घोषित किया गया और उसे न्याय प्रदान किया गया। दूसरा बिंदु अनुचित प्रभाव है। इसका वर्णन धारा 16 में किया गया है। कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया गया उस दशा में कहा जाता है जबकि पक्षकारों के बीच इस तरह के संबंध हैं कि उसमें से एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को प्रभावित कर सकने की स्थिति में है और उस दूसरे पक्षकार पर अनुचित लाभ पाने के लिए वह
उस स्थिति को प्रयोग में लाता है। ऐसी स्थिति अगर है तो यह माना जाएगा कि यह अनुचित प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न हुई सहमति है। इस संबंध में एक न्यायिक प्रकरण मन्नू सिंह बनाम उमादत्त पांडे, इसका प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रकरण में एक गुरु और उसके शिष्य के संबंध के बारे में है। शिष्य अपने गुरु से प्रभावित होकर अपनी संपत्ति गुरु के नाम कर देता है। गुरु अपने प्रभाव का उपयोग इस संपत्ति को अपने नाम पे कराने के लिए करता है। बाद में न्यायालय के द्वारा ऐसी सहमति को व्यर्थ ठहराते हुए पीड़ित पक्षकार को न्याय प्रदान किया गया। अगली स्थिति आती है फ्रॉड, कपट या धोखा, जिसका वर्णन धारा 17 में किया गया है। जब अनुबंध का एक पक्षकार या उसकी अपेक्षा से या उसका प्रतिनिधि दूसरे पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि को धोखा देने के अभिप्राय से अथवा उसको अनुबंध के लिए प्रेरित करने के अभिप्राय से निम्नांकित कार्यों में से कोई कार्य करता है तो उसे कपट कहते हैं। कौन से कार्य? पहला, ऐसी बात को सत्य बतलाना जो सत्य नहीं है और जिसके सत्य होने पर उसे विश्वास भी नहीं है। दूसरी बात, किसी बात को छिपाना जिसका उसे वास्तविक ज्ञान या विश्वास है। तीसरा, पूरा न करने के अभिप्राय से दिया गया वचन। चौथा, अन्य कार्य जिसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को धोखा देना है। और पांचवा और अंतिम, कोई कार्य या भूल जिसे कानून विशेषकर कपट घोषित करता है। यदि इन पांचों में से कोई बिंदु सहमति के संबंध में पाया जाता है तो यह माना जाएगा कि ऐसी सहमति कपट या धोखा से प्रभावित है। अगला बिंदु है मिथ्या वर्णन, जिसकी व्याख्या धारा 18 में की गई है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अनुबंध करने के लिए लापरवाही से कोई असत्य बात सत्य समझकर कहता है, जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को धोखा देना नहीं है पर उसे धोखा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम मिथ्या वर्णन कहते हैं। मिथ्या वर्णन की जो विधियां हैं वो पहली है निश्चयात्मक कथन के द्वारा, दूसरा कर्तव्य भंग के द्वारा और तीसरा अज्ञानतावश गलती। अब यहाँ पर बात आती है जो कपट और धोखा है और जो मिथ्या वर्णन है, इन दोनों में प्रमुख अंतर ये है कि कपट या धोखा में कोई बात यह जानते हुए कही जाती है धोखा देने के उद्देश्य से कि वह बात सत्य नहीं है, जबकि मिथ्या वर्णन में ऐसी बात अज्ञानतावश भूलवश कह दी जाती है और वह सत्य नहीं होती। तो कपट या धोखा को हम सदोष मिथ्या वर्णन कहते हैं और मिथ्या वर्णन को हम निर्दोष मिथ्या वर्णन कहते हैं। स्वतंत्र सहमति को प्रभावित करने वाली आखिरी बिंदु जो है वह है गलती, जिसका वर्णन धारा 20, 21 और 22 में किया गया है। गलती क्या है? जब ठहराव के दोनों पक्षकार किसी आवश्यक तथ्य के विषय में गलती में हैं तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। गलती के प्रकार दो हैं, एक कानून संबंधी गलती और दूसरा तथ्य संबंधी गलती। कानून संबंधी गलती के अंतर्गत देशी यानी भारत के अंदर प्रचलित कानूनों के संबंध में गलती आती है, जबकि दूसरा विदेशी कानून के संबंध में अर्थात दूसरे देशों में जो प्रचलित कानून हैं उसके अज्ञान के संबंध में गलती आती है। और तीसरा होता है व्यक्तिगत कानून या जिसे हम पर्सनल लॉ कहते हैं, उसके संबंध में जो गलती है वह आती है। इसी तरह से तथ्य संबंधी गलतियों में विषय वस्तु से संबंधित गलती आती है, विषय वस्तु के अस्तित्व से संबंधित आती है, विषय वस्तु की पहचान से संबंधित गलती है, विषय वस्तु के स्वत्व यानी मालिकाना हक से संबंधित गलती है, विषय वस्तु के मूल्य
या दाम के संबंध में गलती है, विषय वस्तु की मात्रा, उसके गुण के संबंध में गलती हो सकती है, या फिर गलती पक्षकार की पहचान के संबंध में भी हो सकती है। हमारे आज के व्याख्यान का ये पहला हिस्सा था कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। तो जैसा हमने देखा, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति 5 बिंदुओं से प्रभावित हो सकती है और इन्हीं 5 बिंदुओं का हमने अभी अध्ययन किया। अब हमारे आज के व्याख्यान का दूसरा हिस्सा वैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य क्या है? एक अनुबंध एक वैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य के लिए ही निर्मित होता है। अगर प्रतिफल और उद्देश्य नहीं है तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ और अप्रवर्तनीय होता है। यहाँ उद्देश्य का आशय अनुबंध की संरचना से होता है, जबकि प्रतिफल से आशय पक्षकार को अनुबंध पर मिलने वाले मूल्य से होता है। प्रतिफल के संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत कई नियम दिए गए हैं। उन नियमों का संक्षिप्त रूप हम आज चर्चा करेंगे। प्रतिफल क्या है? तो प्रतिफल कुछ कार्य करने या कार्य से विरति करने या इस संबंध में वचन हो सकता है। दूसरा, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। प्रतिफल का पालन वचन ग्रहीता या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुबंध में कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। अगली बात है, अनुबंध का प्रतिफल और उद्देश्य अवैधानिक यानी राजनियम के द्वारा वर्जित नहीं होना चाहिए। अनुबंध का प्रतिफल और उद्देश्य वास्तविक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, उसे कृत्रिम या अवास्तविक नहीं होना चाहिए। प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमानकालीन या भविष्यकालीन हो सकता है, अर्थात प्रतिफल वर्तमान समय के पहले दिया जा चुका हो या वर्तमान समय में दिया जा रहा है या भविष्य में दिए जाने के वचन के रूप में हो सकता है। इसी तरह प्रत्येक अनुबंध के लिए पृथक पृथक प्रतिफल होना चाहिए। एक ही प्रतिफल को कई अनुबंधों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अंतिम जो बिंदु है वह यह है कि प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए। मूल्य रहित प्रतिफल अनुबंध की विषय वस्तु के अंतर्गत मान्य नहीं होता। अब अगली बात आती है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन यानी प्रतिफल रहित ठहराव। सामान्य तौर पर प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होता है। ऐसे ठहराव को हम लागू नहीं करा सकते। फिर भी धारा 25 के अंतर्गत कुछ अपवाद यहाँ हैं जिसमें प्रतिफल के बगैर भी ठहराव होगा और वह मान्य ठहराव होगा। ऐसे ठहराव जो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह पर आधारित होते हैं, यानी जिसमें एक मान लीजिए पत्नी और पति का संबंध है और पति पत्नी के प्रति स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण अपनी कोई संपत्ति उसके नाम लिख देता है, तो ऐसा ठहराव मान्य माना जाएगा। इसी तरह दूसरा, यदि किसी सेवा के बदले में क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाए या अवधि वर्जित ऋण के भुगतान के संबंध में वचन दिया जाए या एजेंसी का अनुबंध है या निःशुल्क निक्षेप है या फिर दान या भेंट के लिए कोई वचन दिया जाए, तो ऐसे सभी वचन, ऐसे सभी ठहराव मान्य होंगे, यद्यपि इसमें कोई प्रतिफल नहीं है। अब अगला बिंदु है अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, अर्थात अवैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य, जिनका वर्णन धारा 23 में किया गया है। तो ऐसे सभी प्रतिफल और उद्देश्य अवैधानिक कहलाएंगे यदि वे निम्नांकित से प्रभावित हों, अर्थात पहला, राजनियम के द्वारा वर्जित हों, दूसरा,
ऐसे उद्देश्य को पूर्ण करने की अनुमति देने पर राजनियम की व्यवस्थाओं को वह निष्फल कर देगा। तीसरा, ऐसा करना धोखा देने के उद्देश्य से किया गया है। चौथा, ऐसे अनुबंध का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। और इसी प्रकार अंतिम है, यदि न्यायालय ऐसे प्रतिफल और उद्देश्य को अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध समझता है तो यह प्रतिफल और उद्देश्य अवैधानिक कहलाएगा। तो जो अंतिम बिंदु था पिछली बात का वो ये था कि न्यायालय उसे लोक नीति के विरुद्ध ठहराव मानता है। तो ऐसे कौन से ठहराव जो लोक नीति के विरुद्ध हो सकते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। और ऐसे ठहराव होते हैं, जैसा पहला बिंदु जो है वो ये है कि विदेशी शत्रु के साथ किया जाने वाला व्यापार, यह लोक नीति के विरुद्ध ठहराव का पहला उदाहरण है। अगले उदाहरण है लिमिटेशन एक्ट की अवधि को निष्फल कर देने का ठहराव। तीसरा, दंडनीय अभियोगों को छुपाने का या दबाने का ठहराव। चौथा, ऐसा ठहराव जो न्याय विधि में हस्तक्षेप उत्पन्न करता है। पांचवा ठहराव, ऐसा ठहराव जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करता है। इसके अंतर्गत मेंटेनेंस और चैम्पर्टी जैसे उदाहरण आते हैं। चैम्पर्टी के अंतर्गत मान लीजिए कोई एक ऐसा अधिवक्ता है जो अपने मुवक्किल का मुकदमा लड़ने के बदले में, मान लीजिए वो मुकदमा लड़ रहा है उस मुवक्किल के संपत्ति के संबंध में, और वह अपने मुवक्किल से इस बात का तकादा करता है कि मुकदमा जीत जाने के बाद प्राप्त संपत्ति का कुछ हिस्सा अधिवक्ता के द्वारा लिया जाएगा। तो ऐसा जो ठहराव होगा यानी अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच का, वह ठहराव लोक नीति के विरुद्ध ठहराव की श्रेणी में आएगा। इसके बाद बात आती है पैतृक अधिकार में रुकावट डालने वाले ठहराव, यह भी लोक नीति के विरुद्ध होगा। सातवीं बात आती है विवाह में दलाली लेकर विवाह कराने का ठहराव। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो विवाह कराने के बदले में दलाली की मांग करता है, लड़की या लड़के के पिता के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी यह दोनों के बीच का जो ठहराव है वो लोक नीति के विरुद्ध ठहराव की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार लोक सेवा और लोक उपाधियों की बिक्री का ठहराव। लोक सेवा अर्थात शासकीय सेवा और लोक उपाधि अर्थात जो उपाधि शासन के द्वारा जनता के व्यक्तियों को दी जाती है, इनके बिक्री के संबंध में जो ठहराव होगा वह भी लोक नीति के विरुद्ध ठहराव की श्रेणी में आएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डालने वाला ठहराव, यह ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध ठहराव में की श्रेणी में आता है। और इसी तरह से अंतिम बिंदु है वैवाहिक स्थिति में हस्तक्षेप पैदा करने वाला ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध ठहराव माना जाता है। इस प्रकार आज हमने भारतीय अनुबंध अधिनियम के दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। पहला बिंदु था पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति उत्पीड़न, बल प्रयोग, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, कपट, धोखा या गलती से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से आज के व्याख्यान का दूसरा हिस्सा हमने देखा कि एक अनुबंध में वैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य क्या होने चाहिए और प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होता है, साथ ही अवैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य क्या हैं, और अंतिम बिंदु पढ़ा हमने कि लोक नीति के विरुद्ध ठहराव क्या होता है। इन सारी बातों पे हमने आज चर्चा की। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।